हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 7 हिंदी का थर्ड चैप्टर करेंगे, हिमालय की बेटियां। तो बच्चों आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस चैप्टर को बच्चों हमने पिछली वीडियो में रीड किया था, तो आप वीडियो देखकर चैप्टर को सबसे पहले रीड करिएगा, फिर आप क्वेश्चन आंसर करिएगा। तो बच्चों ये एक लेख है, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो बच्चों अगर आप चैप्टर रीड कर चुके हैं तो आपको आंसर पता होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि जो आंसर होते हैं वो चैप्टर के अंदर से ही मिलते हैं हमें। उत्तर है बच्चों, नदियों को हमारे यहाँ माँ रूप में तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी लिखा है। तो नदियों को इन्होंने बहुत सारे नाम दिए हैं। प्रश्न दूसरा है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो बच्चों ये नदियों के नाम है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। आंसर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी पावन पवित्र नदियां हैं जो दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। इनका रूप विशाल और विराट है। जब ये आगे बढ़ती हैं तो इनमें कुछ और छोटी छोटी नदियां भी मिलती जाती हैं। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र को भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। तो ये दोनों नदियां हैं वो कहाँ जाकर मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। प्रश्न तीसरा है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। नदियां हमें अपने अमृत रूपी जल से जीवन प्रदान करती हैं। खेतों की सिंचाई कर हमें अनाज, साग सब्जी देती हैं। परोक्ष रूप से हमारा पालन पोषण करती हैं। नदियों के शीतल जल में स्नान कर हम अपनी थकान दूर करते हैं। नदियों के जल से बिजली बनाई जाती है। इसके साथ ही नदियां कल कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायन पदार्थों को अपने आंचल में समेट लेते हैं। जो फैक्ट्रियों से बच्चों गंदगी निकलती है वो क्या करते हैं, फैक्ट्री वाले नदियों में छोड़ देते हैं और नदियां इनको अपने आंचल में अपने अंदर समेट लेती हैं। इस प्रकार इस तरह से नदियां हमारा कल्याण करती हैं। यह कल्याण करने की भावना माता में ही हो सकती है, एक माँ में ही हो सकती है, इसलिए नदियों को लोक माता कहा गया है। प्रश्न चौथा है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, तारीफ की है। तो इसका उत्तर आएगा, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, बर्फीली चोटियों, वहां पर पाए जाने वाले वृक्षों, विशाल मैदानों, सागर और अद्भुत हिमालय आदि की प्रशंसा की है। पाठ के आगे के प्रश्न है बच्चों। प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो जो ये लेख हम पढ़े हैं बच्चों वो 1947 में लिखा हुआ है, उसके बाद से नदियों में क्या बदलाव आया है वो हमें बताना है। 1947 में और उसके बाद के समय तक नदियों का जल पवित्र और निरोगता प्रदान करने वाला स्वास्थ्यवर्धक था। तो बच्चों 1947 के आसपास जो नदियों का जल था वो साफ सुथरा था, लेकिन आजादी के बाद मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति, मानव ने अपने लाभ के लिए और जनसंख्या वृद्धि के कारण नदियों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती गई। जो नदियों का पानी था वो गंदा होता गया, मल मूत्र, गंदे पानी, कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट नदियों में बहाए जाने लगे। तो सबसे पहले तो जब नदियां थी वो बहुत साफ होती थी, पवित्र माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे नदियां भी गंदी होने लग गई। लोग अपने स्वार्थ के कारण नदियों में गंदगी बहाने लग गए। परिणाम स्वरूप नदियों की पवित्रता खत्म होने लगी। स्वार्थी मानव प्रवृत्ति ने इनके मार्ग में भी बदलाव ला दिया है। ये बदलाव आया बच्चों पहले की नदियों में और अब की नदियों में। अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो यहाँ पर बच्चों ने आ जाएगा, कालिदास ने।
तो इसका उत्तर है बच्चों, कालिदास ने हिमालय को देवात्मा इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने काव्य मेघदूत में कुबेर नगरी अलकापुरी को कैलाश मानसरोवर के निकट स्थित बताया है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास माना जाता है, वह भी हिमालय पर ही स्थित है। इसके अलावा अनेक ऋषि मुनियों और योगियों की तप स्थली, जहां पर वो बैठकर तपस्या करते थे, तप स्थली भी हिमालय की गुफाएं ही रही हैं। अनुमान और कल्पना का बच्चों पहला प्रश्न है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। तो बच्चों जो नदियां हिमालय से निकलती है उनको क्या कहा है, हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और सुझाव दें। तो बच्चों लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटी कहा है, यह कथन सही है। हम भी उन्हें हिमालय की बेटियां ही कहेंगे। वर्तमान में नदियों की सुरक्षा के लिए बच्चों बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, क्या काम किया जा रहा है, एक तो नदियों की सफाई के काम किए जा रहे हैं, नदियों के कटाव रक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, सिंचाई सुविधाओं के कार्य तथा परिवहन के कार्य किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने गंगा नदी की स्वच्छता के लिए नमामि गंगे योजना आरंभ की है। हमारा सुझाव है कि गंगा आदि सभी नदियों को हर तरह की गंदगी से मुक्त रखने के उपाय किए जाए। प्रश्न दूसरा है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। नदियां हमारे जीवन में प्राचीन काल से ही उपयोगी रही हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये हमारे जीवन का आधार है। नदियों के किनारे हमारे तीर्थ स्थल है, जितने भी तीर्थ स्थल है बच्चों वो नदियों के किनारे हैं। आप देखोगे हरिद्वार जाओगे वो क्या है, तीर्थ स्थल है। क्यों है, क्योंकि वो गंगा नदी के आसपास है। इलाहाबाद है बच्चों, ठीक है, जहां पर 3 नदियों का संगम होता है। तो बच्चों ये तीर्थ स्थल नदियों के किनारे बसे हुए हैं, इनके आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होता है। तो जो जहां पर बच्चों नदियां होती है वहीं पर खेती ज्यादा की जाती है। क्यों की जाती है, वहां पानी आसानी से मिल जाता है और वो जो इलाका होता है वो उपजाऊ होता है। गंगा यमुना का क्षेत्र इसी कारण अधिक उपजाऊ है क्योंकि यहाँ पानी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। सिंचाई के लिए सरलता से जल वहीं मिल सकता है। सदियों से नदियां आगमन तथा व्यापार का माध्यम रही हैं तथा नदियों की सीमा होने से शत्रुओं से भी रक्षा हो जाती थी, क्योंकि सेना लेकर नदी पार करना कठिन कार्य था। आज के समय में भी नदियों की उपयोगिता कम नहीं हुई है। इनका जल सिंचाई के काम आता है। अनगिनत जीव इनमें पाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चों जानवर रहते हैं इनमें पानी वाले। नदियों के किनारे लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करने, पानी पीने, कपड़े धोने, नहाने, जानवरों के लिए पानी आदि का उपयोग करते हैं। नदियों पर बांध बनाए गए हैं, इनसे बिजली तैयार की जा रही है, इसे जल विद्युत कहा जाता है। इस प्रकार नदियों ने रोजगार में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है तथा आधुनिकीकरण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बच्चों ये आपको नदियों के लाभ के बारे में बताना था। 20 पंक्तियों पर आपको एक निबंध लिखना था, ठीक है। अब भाषा की बात का हम करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न, भाषा की बात बच्चों व्याकरण में आती है। तो पहला प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं, ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। दूसरा है, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलना करने वाले हमें बच्चों शब्द निकालने हैं अन्य पाठों से। तो आपके बुक में जितने भी पाठ दे रहे हैं उनमें से आप ढूंढ सकते हो। ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, जैसे कि ये दादी माँ वाला पाठ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपके क्वेश्चन में लिखो है पाठ, बुक के जो दूसरे पाठ है वहां से भी बच्चों आप निकाल सकते हो। दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, तो सेकंड चैप्टर है, आपको सेकंड पार्ट से निकाला गया। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सुंदर खिलौने।
लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। बालूशाही की तरह मतलब मीठे, सुंदर सुंदर, जैसे बालूशाही लाल होता है ना, छोटे छोटे। तो बच्चों ये रक्त वाला पार्ट था, उसमें से लिया गया है। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, बुरे कंचे है न, और संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते। तो बच्चों ये 5 है जो अलग अलग पाठों से चुने गए हैं। समानता मतलब जो बिल्कुल दूसरे के जैसे लगे, जैसे दादी माँ किसके जैसी लगी, शाप भ्रष्ट देवी के जैसे। और बच्चे किसके लगे, किसके जैसे लगे, सोने के सुंदर खिलौने जैसे। समानता के बता रहे हैं बच्चों। लाल कण बनावट में मतलब बालूशाही जैसे, जो हमारे अंदर रक्त कण होते हैं, वो लाल रक्त कण थे, वो किसके जैसे लग रहे थे, बालूशाही जैसे। और बस्ते से आंवले, आंवले अपने खाते ना बच्चों, वो किसके जैसे, कंचे, कंचे होते ना गोल गोल। और संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अब बच्चों प्रश्न दूसरा शुरू हो जाता है आपका। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव सजीव हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा, वे कुछ और रूप में सामने थी। दूसरा, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा। पाठ में इस तरह के और उदाहरण ढूंढने हैं बच्चों की होती तो निर्जीव चीजें हैं, लेकिन बात करते करते वो बिल्कुल सजीव जैसे नजर आती हैं। बूढ़ा हिमालय, इसका उत्तर है बच्चों पहला, बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। दूसरा है बच्चों, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। तीसरा, हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी कुछ झिझक नहीं होती। और हिमालय को ससुर क्यों कहा है, समुद्र में जाकर नदियां मिलती है, और नदियां, नदियों को हिमालय की बेटियां कही हैं, इसलिए समुद्र, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहा है। अगला है, बेतवा नदी का, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। प्रश्न है बच्चों तीसरा, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय कर चुके हैं। अगर बच्चों आपने नहीं पढ़ा है तो हमने वीडियो बना रखा है विशेषण पर, संज्ञा सर्वनाम पर, उनके भेदों के बारे में भी बता रखा है, तो आप वहां से भी विशेषण को सीख सकते हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान करिए। तो बच्चों एक तरफ विशेषण है, दूसरी तरफ विशेष्य। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। मिलान करने के बाद बच्चों हमने इनको सीधा करके लिखना है। संभ्रांत, संभ्रांत के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, महिला। चंचल, चंचल होगा बच्चों नदियां। समतल, समतल हो जाएगा बच्चों आंगन। घना जंगल, और मूसलाधार वर्षा। तो इसके बाद बच्चों आपको इनको क्या करना है, एकदम सीधा करके सही आंसर सामने लिख देना। संभ्रांत, महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना जंगल और मूसलाधार वर्षा। अपनी नोटबुक में लिखिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा और रानी, जैसे राजा। तो ये जो बच्चों यहाँ पर एक निशान लगा होता है, इसको, ये बच्चों द्वंद्व समास का निशान है। इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, यहाँ इसका वास्तविक अर्थ होता है, यहाँ पर क्या होता है, और। तो वहां पर हमें क्या करते हैं, द्वंद्व समास में और नहीं दिखाया होता, उसके स्थान पर ये निशान लगा होता है। ठीक है। रानी द्वंद्व समास है, जिसका अर्थ है राजा और रानी। तो राजा और रानी में बच्चों ये कट लगेगा, जो यहाँ पर मिस था, तो हम इसको सही करके लिख देते हैं बच्चों, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, यहाँ पर आएगा राजा रानी, इसका मतलब है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है, इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में लिखना है आपको शब्दकोश के अनुसार। पाठ में आए अन्य द्वंद्व समास के उदाहरण वर्णमाला क्रम। वर्णमाला मतलब बच्चों जैसे क वाला अक्षर पहले आएगा, फिर ख वाला, उसके बाद ग वाला, ये होता है वर्णमाला। शब्दकोश के वर्णमाला क्रम होता है, जैसे आप कह ख बोलते हैं ना, तो सबसे पहले मतलब जो
स्टार्टिंग का शब्द अक्षर होगा वो ही हमें यहाँ लाना है, ठीक है। जैसे बच्चों छोटी बड़ी का वास्तविक अर्थ क्या है? छोटी और बड़ी। और फिर है माँ बाप। देखो 6 पहले आता है, मैं बाद में आता है ना, तो क्रम वाइज लिखना है हमें। माँ बाप, माँ और बाप, दुबली पतली, दुबली और पतली, भाव भंगी, भाव और भंगी। प्रश्न 5वां है, नदी को उल्टा लिखने से वो दीन हो जाता है। देख लीजिए आप, नदी दीन, उल्टा करेंगे तो दीन बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है गरीब। नदी तो होता है ना पानी वाली जो नदी बहती है, और दीन होता है गरीब। आप भी ऐसे 5 शब्द लिखिए जिन्हें उल्टा करने पर सार्थक शब्द बन जाए, मतलब उल्टा भी बनाए तो भी उसका कोई ना कोई अर्थ सार्थक अर्थ बन जाए, जिसका कोई मीनिंग हो। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी, नदी से बन गया दीन, इसको उल्टा किया तो दीन बन गया। ये कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों मैंने संज्ञा को डिटेल से वीडियो बना रखा है संज्ञा पर, तो इसमें बच्चों यही चीज सिखाई हुई है कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, ठीक है। तो आप वो संज्ञा वाला वीडियो देखिएगा, संज्ञा पर और सर्वनाम विशेषण सब पर वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हमें ऐसे और उदाहरण बताने हैं, जैसे याद। याद जब हम किसी को याद करते हैं, इसका उल्टा बन जाएगा बच्चों दया। देखो ये है याद, इसको उल्टा करेंगे दया, तो आ गया दया। दया क्या है? भाववाचक संज्ञा। भला, भला को उल्टा करेंगे तो बन जाएगा लाभ। देखो लाभ, उल्टा किया ना, लाभ बन गया। ये भी बच्चों भाववाचक संज्ञा है। धारा, धारा का उल्टा करेंगे तो बन जाएगा राधा। राधा क्या है? किसी का नाम है, ठीक है, नाम है ना, इसलिए ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नव, नव को उल्टा करेंगे वन बन जाएगा। वन क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। राज, राज को उल्टा करेंगे बन जाएगा जरा, और जरा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न 6 है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो बच्चों नदियों के नाम समय के साथ साथ बदलते गए हैं। पहले बेतवा नदी का दूसरा नाम क्या है? बेत्रवती। पहले हम बेतवा नदी कहते थे, अब उसका नाम बदलकर बेत्रवती हो गया। तो हमें ऐसे ही कुछ नदियों के नाम बताने हैं, जिनको पहले किसी और नाम से जानते थे और अब दूसरे नाम से जानते हैं। जैसे बच्चों सतलुज तो लिखे हुए हैं बच्चों, हमें सिर्फ मिलान करना है, सीधा करके लिखना है, ठीक है। तो इसका बच्चों आंसर है ये नीचे लिखा हुआ है, सतलुज। सतलुज क्या है बच्चों? शतद्रुम। तो इसका सतलुज। शतद्रुम। रोपड़, रोपड़ का दूसरा नाम बच्चों रूपपुर, झेलम, बित्स्ता, चिनाब, विपाशा, अजमेर, अजयमेर। तो ये बच्चों इनके अन्य रूप है। प्रश्न 7 है, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। यहाँ पर बच्चों देखिए ही शब्द आया, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता, तो इसमें नहीं क्या एक नकारात्मक भी है और ये प्रश्नवाचक भी है। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर है उदाहरण के समान वाक्य और इसका विश्लेषण। जैसे पहला है, उनके ख्याल में शायद ही, यहाँ पर एक में तो हमें ही शब्द आना चाहिए, दूसरे में न या नहीं, ठीक है, इसमें तो ही शब्द आना चाहिए और इसमें न आना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि मैंने नौकरी क्यों की, इसमें ही आ गया।
और विश्लेषण है बच्चों, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके, तो इसमें न वाले आने चाहिए। सेम ही लाइन है बच्चों, उसी को हमें इधर न में कन्वर्ट करके लिखना है। मेरे चाचा शायद ही जान सकेगी मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करता हूं, और इसका विश्लेषण है बच्चों कि मेरे चाचा शायद न जान सके। मेरे मित्र शायद ही यह सीख पाएंगे कि गरीबों की सेवा करना ही मानव धर्म है। मेरे मित्र शायद ना सीख पाए। नींबू के गुणों से कौन परिचित नहीं है। दो विश्लेषण बताने थे बच्चों, ठीक है। तो 3 तो हो गई है। दूसरे प्रश्न का ये रहा जिसमें प्रश्नवाचक होना चाहिए और नहीं भी आना चाहिए। नींबू के गुणों से कौन परिचित नहीं है, और इसका विश्लेषण है नींबू के गुणों से सभी परिचित है। तो इसमें तो नहीं आएगा, और इसमें धन के महत्व को कौन नहीं जानता, धन के महत्व को सभी जानते हैं। तो इसमें सब में क्या आएगा, जानते या परिचित आएगा, ठीक है। भगत सिंह को कौन नहीं जानता, भगत सिंह को सभी जानते हैं। बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पर 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। एक में हमने चैप्टर को रीड कर रखा है, सेकंड में आज हमने इसके क्वेश्चन आंसर करे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 4th चैप्टर, उसको रीड भी करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तब तक आप अपना वक्त यहाँ से कंप्लीट कीजिएगा, और जब आपके स्कूल लग जाएंगे, आप स्कूल जाने लगोगे, तो अपना वर्क कंप्लीट करके जाइएगा, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना होए, और आप फटाफट याद भी करिएगा। आगे आपको सुविधा रहेगी, क्योंकि आप बड़ी क्लास में हो गए हो, आपकी बुक्स भी ज्यादा लगने लग गई हैं, इसलिए आप टाइम पे पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।